नमस्कार, जय हिंद साथियों। विज्ञान की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। ये जूनियर जो आपका टेट होना है उसके लिए विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसी में आपके नए जो प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए लर्निंग बिल पर एक इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? मतलब ये पूछा गया इसमें कौन से प्राकृतिक रेशे नहीं है। तो ऑप्शन दिया है एक्रेलिक अम्ल है, कॉटन है, सिल्क है या जूट है। देखिए एक बात याद रखिए, पौधों और जीवों से, हमारे जो धरती पर पौधे हैं या जीव हैं, इनसे जो हमें रेशा प्राप्त होता है, ठीक है, वो रेशे हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल सिल्क मतलब नेचुरल फाइबर कहलाता है। नेचुरल फाइबर जिसे हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल फाइबर कह सकते हैं। प्राकृतिक रेशा फाइबर तो जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो, किससे प्राप्त हो? प्रकृति से। प्रकृति मतलब प्रकृति में हमें क्या है? पेड़ पौधे हैं चारों तरफ। इसके अलावा हमारे पास क्या है? तो हमारे पास जीव जंतु हैं, उनसे हमें जो भी प्राप्त होता है, जो रेशे के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक रेशा कह सकते हैं। क्वेश्चन ये है प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो देखिए इसमें कॉटन क्या है? कॉटन किससे प्राप्त होता है? आप सभी जानते हैं कपास से क्या प्राप्त होता है? कॉटन। कपास क्या एक प्रकार का पौधा है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? कॉटन प्राप्त होता है। सभी जानते हैं कपास भारत के किस ज्यादातर एरिया में? गुजरात में कपास उगता है। काली मिट्टी में कपास उगता है, ये बात आप जानते ही होंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में ये मुख्यतः मिलेगा आपको। वैसे तो कई सारे राज्यों में है, लेकिन ये मुख्य दो राज्य हैं जहां पर हमें कपास की खेती देखने को मिलती है। सिल्क आप जानते हो, रेशम। रेशम क्या होता है? रेशम कीट होता है। रेशम कीट को एक पौधे पर पाला जाता है। आपको पता है शहतूत के पौधे पर रेशम कीट को पाला जाता है। किस पौधे पर? शहतूत की पत्तियों पर। शहतूत की पत्तियों पर क्या पाला जाता है? एक कीट पाया जाता है, रेशम कीट, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म, रेशम कीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। और रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। याद रखिए, सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और इससे भी मतलब इस जीव को क्या होता है? इसका जो प्यूपा जो कह सकते हैं है, जो जो इसकी मतलब जो जो एग से जो प्यूपा बनता है, और वो जब आगे बढ़ता है तो उसको फिर हम क्या करते हैं? गर्म पानी में उसको उबाला जाता है, जिससे हमें बाद में क्या प्राप्त होते हैं? क्रिसैलिस इसका लार्वा होता है ना, तो उसी को हम लोग उससे धागे निकाल लेते हैं और उससे रेशम की साड़ियां बनाई जाती हैं। जूट सभी को पता है, जूट एक प्रकार का पौधे से प्राप्त होने वाला फाइबर है। और जूट आप घरों में बोरे के रूप में प्रयोग होता है। ये जूट सर्वाधिक कहाँ उगता है? जूट कहाँ किस देश में उत्पादन होता है? तो बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट का उत्पादन आपको आपको पता होगा कि जूट सर्वाधिक बांग्लादेश देश में, पूरे विश्व में सर्वाधिक जूट कहाँ होता है? तो बांग्लादेश में होता है। भारत में भी इसका दूसरा तीसरा नंबर है जूट उत्पादन में भारत का, लेकिन पहले बांग्लादेश भारत में था। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा था जूट उत्पादन में। अब यहाँ पर बचा ऑप्शन क्या है? एक्रिलिक अम्ल। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल फाइबर है। कैसा है? आर्टिफिशियल फाइबर है, जिसे विभिन्न रासायनिक तरीकों से तैयार किया जाता है। एक्रिलिक अम्ल याद रखिए। एक्रिलिक अम्ल क्या कह सकते हैं? एक रंग है, रंग भी इसका है एक्रिलिक अम्ल, और आर्टिफिशियल फाइबर भी। तो दोनों बातें हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्रिलिक अम्ल हमारा क्या नहीं? प्राकृतिक रेशा नहीं। आंसर ये हो जाएगा प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक, आइए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, अदरक रूपांतरण है पत्ती का, तने का, जड़ का, फल का। तो देखिए आपको सबको पता होंगे फलों में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। जड़ क्या है? जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये सब क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये जड़ के रूपांतरण है। किसके रूपांतरण है? जड़ के रूपांतरण है। चुकंदर भी आपने देखा होगा, सलजम देखा होगा, जड़ है। क्या है? सलजम क्या एक प्रकार की जड़ है। तने के मॉडिफिकेशन आपने देखे होंगे। तना जो है, इसमें सबसे बड़ा जो मॉडिफिकेशन आलू का, आलू एक प्रकार का तना है। अदरक है, इसमें और क्या आ जाता है? आपकी हल्दी आ जाती है। ठीक, हल्दी क्या है? राइजोम है, तने का राइजोम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हल्दी। अदरक हो गया, अदरक भी राइजोम है। ठीक, और आपने लहसुन प्याज सुना होगा। लहसुन प्याज जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है? प्याज लहसुन, ये जो मॉडिफिकेशन है इसको बोलते हैं स्केल लीव्स। क्या बोलते हैं?
स्केल लीव्स होती हैं। ये क्या होती हैं? स्केल लीव्स। जड़ मत बोल देना इसको, न तना बोल सकते हो, स्केल लीव्स है। तो अदरक रूपांतरण है किसका? आपका आंसर हो जाएगा तने का। पत्तियां आपने सुनी होंगी ब्रायोफिल्म की, ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म का एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं अजूबे का पौधा। इस पर क्या होता है? इस पर बर्ड्स निकल आती हैं। अजूबे में क्या? कलियां निकल आती हैं, उनसे नया पौधा विकसित हो जाता है, कलियां। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है किसका? वर्दी प्रजनन का उदाहरण है ब्रायोफिल्म। तो पत्ती पर क्या कली बन जाती है जिससे नया पौधा बनता है, और ये मॉडिफिकेशन हो जाता है एक नए पौधे का। चलिए अगला प्रश्न दिया, ऐसा पादप जो बीजों की अपेक्षा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता हो। देखिए सरसों का बीज होता है, तो बीज से पौधे बनते हैं। सरसों में क्या है? सरसों आपका का ऑयल हम लोग खाते हैं, ऑयल मतलब तेल। जितनी भी सब्जियां बनती हैं ऑयल मतलब किसके तेल में बनती है? मोस्टली सरसों के तेल में। धनिया आप जानते हो, कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या है? धनिया भी एक बीज है, बीज है जिससे आप जानते हो बीजों से मतलब पौधे बनते हैं। पिटोनिया भी क्या एक प्रकार का प्लांट है, इसमें भी बीज बनते हैं, इसमें भी बीज सीड बनेंगे, ठीक, जिससे पौधे बन जाएंगे, आगे चलकर ये प्लांट बन जाएंगे। फर्न एक ऐसा है जिसमें क्या बनते हैं? स्पोर। क्या बनते हैं? स्पोर या बीजाणु। क्या बनते हैं? स्पोर या बीजाणु बनते हैं, याद रखना है। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, फर्न क्या है? ऐसा पादप है जिससे बीजाणुओं से प्रजनन होता है या प्रजनन होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, पादप में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? देखिए आपको याद रखना है, प्रोटीन में CHONPS ये इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो किसमें पाए जाते हैं? प्रोटीन में। किसमें? प्रोटीन में। ये पूछ ये रहा है इसमें सबसे अनिवार्य तत्व क्या है, तो देखिए नाइट्रोजन है इसमें। तो सबसे अनिवार्य तत्व की अगर बात करें तो नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम आपको पता होगा, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक में। किसमें? क्लोरोफिल वर्णक। जो पत्तियां जो होती हैं, हरित लवक, आपने हिंदी में पढ़ा होगा हरित लवक। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और डी ये फॉर्म होते हैं ना, जिसके कारण पत्तियां हरी हैं। तो क्लोरोफिल देखो C55, H72, O5, N4Mg, ये देखा होगा, ये सूत्र लिखा होगा, देखा होगा। तो यह Mg मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है, ठीक। फास्फोरस आप जानते हो, हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? हड्डियों में फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके अलावा और क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति किसमें है? तो ये हमारी हड्डियों में है। किसमें है? दांतों के लिए फास्फोरस जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम थक्का जमाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका, रक्त का थक्का जमने में भी कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्त का थक्का जमने में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के आपके। और विटामिन के भी होना चाहिए रक्त का थक्का जमने में। और कुछ प्रोटीन आपकी जो खास कर प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के और आपका कैल्शियम जरूरी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक मुख्य अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन है। वैसे तो ये सारे तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? देखिए गैर संक्रामक रोग की बात करते हैं तो गैर संक्रामक रोग में आपका कैंसर आ जाता है, ठीक। इसके अलावा आ जाता है मधुमेह, डायबिटीज रोग, मधुमेह रोग। ये कैसे रोग हैं? तो ये गैर संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे, एनसीडी रोग, इन्हें क्या बोलते हैं? एनसीडी रोग। एनसीडी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं गैर संचारित रोग। बात समझ रहे हो? गैर संक्रामक रोग। तो कैंसर हो गया, मधुमेह रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, हृदय रोग, श्वसन संबंधित बीमारियां, श्वसन संबंधित जैसे अस्थमा है, अस्थमा कैसा है? ये सब गैर संचारी रोग हैं। अस्थमा हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया, अर्थराइटिस गैर संचारी रोग। अर्थराइटिस हड्डियां इसमें पेन, इनकी जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स
पैरों के ज्वाइंट्स हैं, हाथों के ज्वाइंट्स हैं, ये ज्वाइंट्स में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है अर्थराइटिस में। ठीक। हाइपरटेंशन आप जानते हो हृदय से रिलेटेड शब्द है। रिकेट्स आप जानते हो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा, रिकेट्स है। ऑस्टियोमलेशिया रोग है। विटामिन डी को हम सनसाइन विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन कहा जाता है इसको। ठीक। ये और कालरा कैसा है, गैर संचारी रोग नहीं है। तो कालरा आप जानते हो, कालरा को हम क्या बोलते हैं, कालरा। तो कालरा को हम बोलते हैं हैजा। क्या बोलते हैं, हैजा। ठीक, ये नहीं है, गैर संचारी रोग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए तो आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। देखिए वास्तविक फल किससे बनता है, तो अंडाशय से बनता है। किससे बनता है, अंडाशय से। अगर हम फूल फ्लावर की बात करें, देखो फ्लावर की अगर बात करते हैं तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। और आपने देखा होगा ये ओवरी है, अंडाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक। और ये स्टाइल जिसे हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। याद रखना है ये क्या है, वर्तिका। और ये ऊपर टर्मिनल जो भाग है ये कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। आपको पता होना, जब पुष्प का कोई परागकण आता है तो स्टिग्मा पर गिरता है। किस पर गिरता है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। तो यहीं पर कोई परागकण चिपक जाता है और ये परागकण भी पराग नलिका बना के यहाँ पर होती है ओव्यूल, और ओव्यूल में होती है अंडकोशिका। तो अंडाशय के अंदर जो जनन की प्रक्रिया होगी अंडाशय से होगी। वास्तविक फल किससे बनते हैं, तो ये यही जो आपका ओव्यूल होता है, ये जो होता है अंडाशय, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ये वास्तविक फल ट्रू फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनाता है, ट्रू फ्रूट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा अंडाशय बनाएगा। ये क्या है, पौधे के नीचे थैलमस भाग है। क्या है, थैलमस। जहां पर फ्लावर के सभी भाग टिके हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं थैलमस। आपको पता है यहाँ पे ये निकला हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, करोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करोला। और यहीं पे एक और पार्ट लगा होता है पतला सा हरे रंग का, इसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, बाह्य दल, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी फूल में 4 चक्र होते हैं और एक चक्र आपने पढ़ा होगा यूं एक संरचना बनाता है जिसको बोलते हैं पुंकेसर या स्टेमेन। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये क्या बनाता है, यहाँ पे भरे होते हैं परागकण। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। यही पोलन ग्रेन कहाँ, परागकण कहाँ जाकर गिरते हैं, तो स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं। ठीक। तो इस तरह से जनन की प्रक्रिया इस अंडाशय के अंदर होती है। तो वास्तविक फल का निर्माण अंडाशय से होता है। बाह्यदल किसको बोलते हैं, कैलिक्स को। पुष्प आप जानते हो, पुष्प में 4 चक्र होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की दवाएं प्राप्त होती हैं किससे। देखिए शैवाल हमारा, एल्गी। एल्गी क्या है, पृथ्वी के छोटे निम्न श्रेणी के पौधे हैं। निम्न श्रेणी के पौधे हैं, कैसे हैं, निम्न श्रेणी के पौधे। धरती के सबसे छोटे पौधे हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, शैवालों में जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। लेकिन ये कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण कर, यानी प्रकाश संश्लेषण करके ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो शैवाल आप जानते हो ज्यादातर ये तालाबों में पाए जाते हैं। तालाबों में, नदियों में, झीलों में, आपके समुद्र में पाई जाने वाली, पृथ्वी पर ऑक्सीजन एक अच्छी मात्रा में बनाए रखते हैं शैवाल। समुद्री शैवाल 60% ऑक्सीजन कंटेंट आपका पृथ्वी पर पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन का। जीवाणु आप जानते हैं, जीवाणुओं से आप बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी सर्वप्रथम। ये लीवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया को खोजा था। लेकिन बैक्टीरिया शब्द एहरेनबर्ग ने दिया था। एहरेनबर्ग ने कौन सा शब्द दिया था, एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया शब्द दिया था। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक। बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ होता है, तो बैक्टीरियोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में या बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन होता है। ठीक। इससे भी कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जाती हैं जीवाणुओं से, बात समझो। लेकिन जो एंटीबायोटिक आपका था क्या, पेनिसिलिन, ये बनाया गया था किससे, फफूंदी से। फफूंदी मतलब पेनिसिलिन सुना होगा आपने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो ये खोज की थी आपकी पेंसिलिन की। और ये खोज कब हुई थी? तो 1928 में, याद रखना। पहला एंटीबायोटिक बना था किससे? कवक से। ठीक, कौन सा बना था? तो पेंसिलिन बना था। और ये पेंसिलिन किस कवक से बनाया गया था? पेंसिलिन नोटेटम से। किससे बनाया गया था? पेंसिलिन नोटेटम से बनाया गया था। नोटेटम, याद रखिए। पेंसिलिन नोटेटम ये क्या था? एक प्रकार का कवक था जिससे एक पहली ड्रग दुनिया की बनी थी, जिसे वंडर ड्रग के नाम से जाना गया। इसी को हम कहते हैं वंडर ड्रग। पहली एंटीबायोटिक थी जो किससे बनी थी? एक कवक से बनी थी। किस कवक से बनी थी? पेंसिलिन नोटेटम से। पेंसिलिन नामक इंजेक्शन या दवाइयां तैयार की गई थी। किसने तैयार की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। तो पेंसिलिन पर जैविक दवाई सर्वप्रथम किससे प्राप्त की गई थी? फफूंद से। किससे? फफूंद से। नीलहरी शैवाल सबने पढ़ा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाविना नास्टाक, ये दो शैवाल हैं जो नीलहरी शैवाल कहलाती है। और नीलहरी शैवाल क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ये बनाए रखते हैं नीलहरी शैवाल। तो यहाँ पर आंसर आपका, फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की गई थी? फफूंदी से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए। शैवाल से क्लोरेला नामक शैवाल को, क्लोरेला, ये जो लोग होते हैं, कौन? आपको पता होना चाहिए, ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं क्लोरेला नामक शैवाल को ले जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, और इससे एक दवाई भी प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन, याद रखना। क्लोरेलिन किस शैवाल से प्राप्त होती है? तो क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होती है। और अंतरिक्ष यात्री अपने साथ किस शैवाल को ले जाते हैं? तो क्लोरेला नामक शैवाल को ले जाते हैं। चलिए, आंसर आपको पता ही होगा, फफूंदी से पेंसिलिन बना था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए, वैसे सर्वाधिक ऊर्जा वसा में 9 किलो कैलोरी, 9 कैलोरी जो ऊर्जा है, कह सकते हैं 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से हमें कितना? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन क्या है? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जिनसे अपूर्णता रोग होता है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बनिक अम्ल है। सॉरी, कार्बनिक अम्ल है। क्या है? कार्बनिक अम्ल। ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है। कौन? विटामिन। और एक प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड बोले जाते हैं। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन आपको पता होंगी, ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील विटामिन बी, सी है। प्रोटीन आप जानते हो, ये भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन शरीर के लिए सबसे जरूरी होते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, सभी लोग जानते हैं। और प्रोटीन से क्या निर्माण होता है? शरीर की जितनी भी शरीर की नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं, उनका विभाजन होता है। डीएनए आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण आपका शरीर के लिए क्या है? प्रोटीन है। तो सोयाबीन से, मछलियों से, अंडों से, है ना, एग से, और क्या है? पनीर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? हम आसानी से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो मतलब किससे ऊर्जा नहीं मिलती है? तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। किससे नहीं मिलती है? विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4-4 ग्राम ऊर्जा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, जबकि 9 ग्राम सर्वाधिक वसा से प्राप्त होती है, वसा खाने से। लेकिन आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। इससे कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन से विभिन्न प्रकार के अपूर्णता रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। बी से क्या होता है? बेरी। सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। डी से क्या होता है? आपका रिकेट्स रोग होता है। ई से क्या होता है? नपुंसकता रोग होता है, याद रखना है। इससे क्या होता है? नपुंसकता रोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। देखिए, डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, याद रखना। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, इसे कहा जाता है। डीएनए क्या होते हैं? डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन। और जीन क्या करते हैं? लक्षणों को ले जाते हैं। यानी जीन पर लक्षण पाए जाते हैं। माता पिता से जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। ये डीएनए का काम होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो किसी कोशिका के केंद्रक में, यानी किसी भी कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है?
कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होगा, केंद्रक के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र के अंदर होंगे डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होगा, याद रखिए, जीन होंगे, और जीन में क्या होंगे, लक्षण। तो अनुवांशिक इकाई क्या है हमारा, जीन अनुवांशिक इकाई है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया था, डीएनए कोडिंग के सेगमेंट को कहा जाता है, इंट्रॉन कहा जाता है, कोडान कहा जाता है, म्यूटान कहा जाता है कि एक्सॉन। तो याद रखना एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सॉन। कोडान भी एक तरह के क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल या अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, बात समझ रहे हो। तो कोडान एक प्रकार की जानकारी ये भी रखते हैं, म्यूटान और परिवर्तन की इकाई है, ठीक। इसी तरह से अपना इंट्रॉन का काम है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक्सॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए इसमें कॉपर आपका है, सिलिकॉन है आपका, सोडियम मैंने है, ठीक। तो इसमें मतलब गैर पोषक तत्व आपका कैल्शियम होता है, और कैल्शियम किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। अगर आप मिल्क खाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम प्राप्त होगा, एग में प्राप्त होगा आपको, और कई सारी चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है, मीट में पाया जाता है कैल्शियम, और कई सारी वेजिटेबल्स हैं उनमें कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं माना जाता। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं माने जाते हैं। चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ तक। हाँ, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के जो पर्पज से थे आज के सेगमेंट में, और आपका सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है ऐसी हमें। और यदि हमारा हमारा जो भी कंटेंट है आपको अच्छा लगता है तो थोड़ी सी कह सकते हैं हमारे भी वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। और थोड़ा जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे, और बहुत ही कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी होगी, और साथ ही जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है हमारे चैनल पर, और सभी विषय हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।